गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे चैप्टर लेबर का रिवीजन और इस चैप्टर में जो भी थ्योरी दे रखी है उन सारे पॉइंट को हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर लेबर के रिवीजन से। सबसे पहला पॉइंट हमें दे रखा है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर बेसिकली ये नेगेटिव साइन है। एक बिजनेस में जितना ज़्यादा लेबर टर्नओवर होता है उस बिजनेस के लिए उतना ही खराब है। लेबर टर्नओवर में दो तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने का, और सेकंड, लेबर टर्नओवर की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ उस नुकसान को कैलकुलेट करने का। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेबर टर्नओवर की रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है सेपरेशन रेट मेथड, सेकंड मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट रेट मेथड, और थर्ड मेथड का नाम है फ्लक्स रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। रिप्लेसमेंट रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। और फ्लक्स रेट का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले दे रखे हैं फ्लक्स रेट के लिए। फर्स्ट, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100, और एक फॉर्मूला दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड क्या होता है? सेपरेशन रेट में नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड का मतलब है कि जो भी वर्कर हमारी फैक्ट्री से सेपरेट हो गए, चाहे वो खुद चले गए हो चाहे हमने उनको निकाल दिया हो, जो भी वर्कर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हमारी फैक्ट्री से सेपरेट हो गए हम उनको कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड। एवरेज वर्कर क्या होता है? ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। रिप्लेसमेंट रेट, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस का मतलब क्या होता है? जो वर्कर हमारी फैक्ट्री से सेपरेट हो गए हमने उनकी जगह पर कितने वर्कर का रिक्रूटमेंट किया उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। जो चले गए, जो हमारी फैक्ट्री से सेपरेट हो गए, उसकी जगह पर हमने जितने वर्कर का रिक्रूटमेंट किया हम उनको कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। फ्लक्स रेट में एक फॉर्मूला तो है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर। एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। ये नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड का मतलब है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हमने जितने भी वर्कर का रिक्रूटमेंट किया। हम वर्कर को क्यों रिक्रूट करते हैं? दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, रिप्लेसमेंट, जो वर्कर हमारी फैक्ट्री से सेपरेट हो गए उसकी जगह पर हमने जो लिए उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। और एक होता है हमने बिजनेस का एक्सपांशन किया, उसके लिए हमने फ्रेश रिक्रूटमेंट किया। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए रिजल्ट इज नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड का मतलब है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड प्लस फ्रेश ज्वाइनिंग फॉर एक्सपांशन। फ्लक्स रेट के लिए अगर आपको क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं दे रखा है कि कौन से मेथड का यूज करना है तो आप दोनों ही मेथड से फ्लक्स रेट की कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। एवरेज वर्कर कैसे कैलकुलेट होते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर इन द एंड डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट इज एवरेज वर्कर। ओपनिंग और क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर में आपस में क्या रिलेशनशिप है? ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स में अगर हम ऐड करें वर्कर्स रिक्रूटेड, वर्कर्स रिक्रूटेड में क्या होता है? रिप्लेस्ड प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। तो रिप्लेस्ड प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट इट इज नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। हमने जितने वर्कर टोटल रिक्रूट किए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, अगर हम उसको ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर में ऐड कर दें और उसमें से माइनस करें नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, रिजल्ट इज क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। ओपनिंग प्लस रिक्रूट, टोटल रिक्रूट जितना किया माइनस सेपरेट, रिजल्ट इज क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट।
अब मैंने आपको बताया कि इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि लेबर टर्नओवर से हमें कितना लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करना। लेबर टर्नओवर से कितना लॉस हुआ उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेबर टर्नओवर की वजह से क्या नुकसान होता है। लेबर टर्नओवर की वजह से हमें टोटल दो टाइप के लॉस होते हैं। फर्स्ट लॉस हम जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, और सेकंड लॉस जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी लॉस प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट इक्वल्स टू लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। सबसे पहले हम कैलकुलेट ये करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब एक कंपनी में लेबर टर्नओवर होता है तो उस कंपनी का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने से प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होने से सेल्स कम होती है, और सेल्स कम होने से हमें प्रॉफिट का नुकसान होता है। ये जो प्रॉफिट का नुकसान है हम उसको नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, लॉस ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट के परसेंटेज। हमें लेबर टर्नओवर की वजह से कितनी सेल्स का नुकसान हुआ मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय आवर्स लॉस टू लॉस्ट आवर्स लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ ये लॉस ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और अपॉर्चुनिटी लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लो एक कंपनी की लास्ट ईयर सेल्स 10 लाख रुपए थी, लास्ट ईयर सेल्स 10 लाख रुपए थी, और लास्ट ईयर कंपनी ने जो एक्चुअल वर्किंग की, एक्चुअल आवर्स वर्कड, इट इज 50,000, 50,000 घंटे काम किया, और सेल्स कितनी थी 10 लाख रुपए की। ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ड्यू टू लेबर टर्नओवर हमें 10,000 आवर्स का लॉस हो गया। मतलब लेबर टर्नओवर की वजह से हम 10,000 घंटे काम ही नहीं कर पाए। अभी हमारी सेल्स कितनी है 10 लाख, और हमने कितने घंटे काम किया 50,000 घंटे, 50,000 आवर्स हमने काम करके 10 लाख रुपए की सेल्स की। अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो 10,000 घंटे और काम करते। अगर 10,000 घंटे हम और काम करते तो हमारी सेल्स और ज्यादा हो सकती थी, तो हमें सेल्स का नुकसान हो गया। कितनी सेल्स का नुकसान हो गया कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 लाख रुपीस की सेल्स इन 50,000 वर्किंग आवर्स। अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम 10,000 और घंटे काम करते। अगर हम 10,000 घंटे और काम करते तो हमारी 2 लाख रुपए की सेल्स और हो सकती थी। इट इज कॉल्ड लॉस ऑफ सेल्स ड्यू टू लेबर टर्नओवर। अब मान लो प्रॉफिट के परसेंटेज होते हैं 20%, तो लॉस ऑफ सेल्स कितना 2 लाख, 20% प्रॉफिट की रेट, इट मीन्स 40,000 इज अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर की वजह से पहला नुकसान होता है जिसको हम नाम देते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। इसके लिए हमें लॉस ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लॉस ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रॉफिट के परसेंटेज से। लॉस ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी एक्चुअल सेल्स है हम उसमें डिवाइड करेंगे एक्चुअल आवर्स का, और मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो हमें क्या मिलेगा लॉस ऑफ सेल्स। लॉस ऑफ सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट के परसेंटेज से, तो हमें क्या मिलेगा अपॉर्चुनिटी लॉस। लेबर टर्नओवर की वजह से एक तो होता है अपॉर्चुनिटी लॉस, और दूसरा लॉस होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेबर टर्नओवर में वर्कर हमारी फैक्ट्री से सेपरेट होते हैं, तो हमें नए वर्कर को रखना होता है, नए वर्कर को रिक्रूट करना पड़ता है, तो उनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, उनकी प्लेसमेंट कॉस्ट, उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सारी जो कॉस्ट है हम उसको नाम देते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, जो पुराने वर्कर छोड़ के जा रहे हैं उनके अकाउंट का जो सेटलमेंट किया उसकी कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। जनरली जो क्वेश्चन आता है जिसमें हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जनरली हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी होती है। हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें अपॉर्चुनिटी लॉस को कैलकुलेट करना होता है। अपॉर्चुनिटी लॉस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ओके, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, अपॉर्चुनिटी लॉस प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट में रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट, इन सबको हम इंक्लूड करते हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑफ सेल्स को
प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये लॉस ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल सेल्स में डिवाइड करना पड़ता है एक्चुअल वर्किंग आवर्स का और मल्टीप्लाई करना होता है आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। करेक्ट? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, लेबर टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि लेबर टर्नओवर में से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। लेबर टर्नओवर की रेट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए, लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर टर्नओवर के क्वेश्चन कंपेयर टू लेबर टर्नओवर की रेट से उससे थोड़े कम आए। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक, सेकंड टॉपिक इसमें हम प्रैक्टिकल का पढ़ते हैं, मेथड ऑफ वेजेज पेमेंट। टोटल 4 मेथड हमें दे रखे हैं वेजेज की कैलकुलेशन करने के। फर्स्ट मेथड टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में हम वेजेज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जितने घंटे काम किया, आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। अगर जो वेजेज रेट पर आवर दे रखी है तो आवर्स वर्कड होगा। हो सकता है आपको वेजेज रेट पर डे दे रखी है तो जितने डेज वर्क किया मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। अगर आपको वेजेज रेट पर वीक दे रखी है तो जितने वीक काम किया मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। मतलब ये जो टाइम टेकन है ये आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, वीक में हो सकता है। जनरली ये आवर्स में होता है, क्योंकि जनरली जो टाइम रेट दे रखी होती है क्वेश्चन में वो पर आवर दे रखी होती है। तो आवर्स टाइम टेकन, जितने घंटे काम किया मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे की रेट। बट अगर टाइम रेट पर डे दे रखी है तो ध्यान रखना यहाँ टाइम टेकन में हम जितने दिन काम किया उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम रेट से। अगर टाइम रेट पर वीक दे रखी है तो जितने वीक हमने काम किया मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। ओके, जनरली टाइम टेकन, ये जो टाइम रेट है वो पर आवर दे रखी होती है। पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला है जितना आउटपुट वर्कर ने मैन्युफैक्चर किया उसके हिसाब से ही वर्कर को पेमेंट मिलना चाहिए। इसके 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। और एक और फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। जहां पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जिसका प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होता है, जनरली वहां पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, एक्चुअल आउटपुट जितनी यूनिट्स का मैन्युफैक्चर किया मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। बट जहां पर जॉब का काम होता है वहां पर जनरली सेकंड फॉर्मूला यूज होता है, स्टैंडर्ड टाइम। उस जॉब को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम जनरली आवर्स में होता है तो स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट पर आवर। तो हम इस तरह से पीस रेट सिस्टम में वेजेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हालसे प्लान। हालसे प्लान में वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेसिक वेजेज प्लस बोनस। बेसिक कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, इट इज बेसिक वेजेज। और बोनस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्कर ने जितना टाइम सेव किया मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट उसका 50%। 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। तो बेसिक प्लस बोनस इक्वल्स टू टोटल वेजेज। बेसिक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, इट इज बेसिक। और बोनस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 50% ब्रैकेट में टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। बेसिक प्लस बोनस इट इज टोटल वेजेज एज पर हालसे प्लान। हाँ, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हालसे प्लान में आपको जो बोनस के परसेंटेज है 50% के अलावा कुछ और दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको हालसे में 40% बोनस देना है तो फिर आपको 50 की जगह 40% काम लेना है। हो सकता है क्वेश्चन में दे रखा हो 30% यूज करना है तो आपको 50 की जगह 30%। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ और परसेंटेज के बारे में दे रखा है तो आपको फिर वो परसेंटेज यूज करना है। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हमें 50% यूज करना है बोनस की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, फिर आता है रोवन प्लान। रोवन प्लान का फॉर्मूला वेजेस को कैलकुलेट करने का सेम, बेसिक प्लस बोनस। बेसिक का फॉर्मूला सेम, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, बट बोनस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज है। बोनस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। क्या फॉर्मूला है बोनस को कैलकुलेट करने का? टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम
मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम को टाइम अलाउड भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को टाइम अलाउड भी कहते हैं। तो रोवन का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, इट इज बेसिक। और बोनस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। अब ये फॉर्मूले तो बहुत इजी है, याद भी हो जाते हैं, मगर मेन है इन फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें वो सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उन इंफॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए कुछ पॉइंट, सम पॉइंट फॉर कैलकुलेशन। सबसे पहले वेजेज रेट पर यूनिट। ये वेजेज रेट पर यूनिट कहाँ काम आता है? जब हम पीस रेट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। हाँ, पीस रेट सिस्टम में वेजेज कैलकुलेट करने का अगर आपने सेकंड वाला फॉर्मूला काम में लिया है तो वेजेज रेट पर यूनिट की आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम ले रहे हो एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट, तो आपको वेजेज रेट पर यूनिट या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी और नहीं तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वेजेज रेट पर यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है तो फिर आपको वही उसी का यूज करना है, और अगर वेजेज रेट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, और टाइम रेट दे रखी है 40 रुपीज पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट को आपको मल्टीप्लाई करना है टाइम रेट से, मगर ये जो टाइम रेट है वो आपको दे रखी है पर आवर, और ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये दे रखा है मिनट्स में। तो आपको इस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 30 में 60 का डिवाइड करना पड़ेगा तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 40, इट इज 20 रुपीज पर यूनिट। वेजेज रेट पर यूनिट इन दिस एग्जाम्पल इज 20 रुपीज पर यूनिट। आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है टाइम रेट से। रिजल्ट इज वेजेज रेट पर यूनिट। हाँ, अगर स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट भी आवर्स में ही है और टाइम रेट भी आवर्स में, तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 4 आवर्स एंड वेजेज रेट पर आवर इज 20 रुपीज, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 80 रुपीज इज वेजेज रेट पर यूनिट। समझा? तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना है टाइम रेट से, रिजल्ट इज वेजेज रेट पर यूनिट, और ये यूज आता है पीस रेट की वेजेज को कैलकुलेशन करने में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम, जिसका एक नाम टाइम अलाउड भी है, इसको टाइम अलाउड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये होता है कि जो वर्कर जिसकी हम वेजेज कैलकुलेट करें उसने जो आउटपुट बनाया है उस आउटपुट को बनाने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। वर्कर ने जितना काम किया है उस काम को करने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 मिनट्स। एक यूनिट को बनाने में 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए। एक यूनिट को बनाने में 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए, और एक वर्कर है एक्स ने 600 यूनिट का प्रोडक्शन किया। एक्चुअल आउटपुट इज 600 यूनिट। तो 600 यूनिट को बनाने में उसको कितना टाइम लगा वो तो हो गया टाइम टेकन, मगर कितना टाइम लगना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड इज कॉल्ड टाइम अलाउड, या जिसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड कहता है एक यूनिट को बनाने में 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए। जब आप टाइम अलाउड को कैलकुलेट कर रहे हो तो टाइम टेकन को भूल जाओ। एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 20 मिनट, और वर्कर ने आउटपुट कितना बनाया? 600 यूनिट को बनाने में एज पर स्टैंडर्ड कितना टाइम लगना चाहिए इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। समझा? एक यूनिट को बनाने में 20 मिनट, तो 600 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? 600 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड कर देते हैं, इट इज 200 आवर्स। वर्कर ने 600 यूनिट का प्रोडक्शन किया।
एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 20 मिनट है, तो 600 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? 200 आवर्स लगने चाहिए। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। कितना लगा है वो तो हो गया हमारा टाइम टेकन। टाइम टेकन का मतलब कितना टाइम लगा है, राइट? तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है एक्चुअल आउटपुट। जैसे हमने क्या किया, एक्चुअल आउटपुट 600 यूनिट्स और एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 20 मिनट्स। मगर हम इसको आर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो इसीलिए हमने 20 डिवाइड बाय 60 किया। स्टैंडर्ड टाइम इज 200 आवर्स। जो आउटपुट वर्कर ने बनाया है, एक्चुअल आउटपुट जो वर्कर ने बनाया है, उसको बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम, या फिर जिसको हम कह सकते हैं टाइम अलाउड। इफेक्टिव वेजेज रेट पर आवर। इफेक्टिव वेजेज रेट पर आवर का मतलब है जो टोटल वेजेज आप कैलकुलेट करते हो, जो भी आप सिस्टम काम लेते हो, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हालसे, रोवन, उसमें आपने जो टोटल वेजेज कैलकुलेट की है उसमें आपको डिवाइड करना है टाइम टेकन का। टोटल वेजेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इक्वल्स टू इफेक्टिव वेजेज रेट पर आवर। जैसे मान लो इट इज नॉट टाइम रेट, ध्यान रखना ये टाइम रेट नहीं है, ये इफेक्टिव रेट पर आवर है। फॉर एग्जाम्पल टाइम अलाउड, एक जॉब के लिए टाइम अलाउड है 60 आवर्स, टाइम टेकन 40 आवर्स, टाइम रेट है 20 रुपीज पर आवर। अच्छा, टाइम सेव्ड कितना हो गया? टाइम अलाउड 60, टाइम टेकन 40, तो टाइम सेव्ड हो गया 20। अगर मैं हालसे के हिसाब से कैलकुलेट करता हूं टोटल वेजेज, फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक प्लस बोनस। बेसिक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टाइम टेकन 40 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 20 प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। टाइम सेव्ड कितना है? 20, टाइम रेट कितनी है? 20, तो ये हो गया 800 बेसिक प्लस 200 बोनस, टोटल वेजेज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। वर्कर ने 1000 रुपीज अर्न किए एज पर हालसे प्लान, और वर्कर ने ये 1000 रुपए कितने घंटे काम करके अर्न किए? एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 40। 40 टाइम टेकन, 40 घंटे उसने काम किया और 40 घंटे में उसने अर्न किए 1000 रुपीज। तो उसकी इफेक्टिवली एक घंटे की कमाई कितनी है? कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल वेजेज इक्वल्स टू 1000, टाइम टेकन इज 40, इट इज 25 रुपीज पर आवर। टाइम रेट तो 20 रुपए, टाइम रेट तो 20 रुपए, बट इफेक्टिव रेट पर आवर इज 25, क्योंकि इसमें बोनस भी इंक्लूड हो गया। अगर रोवन के हिसाब से इफेक्टिव रेट पर आवर को कैलकुलेट करना है तो पहले आपको रोवन के हिसाब से टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बेसिक टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस बोनस कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम सेव्ड 20 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 60 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। तो ये हो गया 800 प्लस 800 267 बोनस, ये 1067। अगर मुझे इफेक्टिव रेट पर आर कैलकुलेट करनी है एज पर रोवन, तो टोटल वेजेज 1067, वर्कर ने कितना अर्न किया? 1067, और कितने घंटे काम करके? 40 घंटे काम करके। तो 1067 डिवाइडेड बाय 40, इफेक्टिव रेट इज 26.675। इफेक्टिव रेट पर आर अलग अलग हो सकती है, ध्यान रखना। टाइम रेट तो जनरली सेम ही होती है, कोई भी आप प्लान काम लो, बट जो इफेक्टिव रेट पर आर है वो अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। एक ही वर्कर की इफेक्टिव रेट हादसे के हिसाब से अलग हो सकती है, रोवन के हिसाब से, पीस रेट के हिसाब से अलग अलग इफेक्टिव रेट पर आर हो सकती है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या? आपको टोटल वेजेज में डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? टाइम टेकन का डिवाइड करना है। तो हमने ये जो फॉर्मूले थे, देखो इसमें टाइम टेकन का मतलब तो जितने, ये तो आपको दे ही रखा होगा कि कितने घंटे में काम कंप्लीट किया। टाइम रेट, एक घंटे की जो रेट है। एक्चुअल आउटपुट की इंफॉर्मेशन भी आपको दे रखी होगी। देखो टाइम टेकन, टाइम रेट, एक्चुअल आउटपुट। वेजेज रेट पर यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, रिजल्ट इज स्टैंडर्ड टाइम। टाइम रेट की डिटेल आपको दे रखी होगी। टाइम टेकन, जितने घंटे में काम पूरा किया, टाइम रेट। टाइम सेव्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन।
कितने घंटे में काम पूरा होना चाहिए था माइनस कितने घंटे में काम पूरा किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टाइम सेव्ड है। टाइम सेव्ड नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो हमने किसी जॉब को कंप्लीट करने का टाइम अलाउड किया 40 आवर्स, मगर वर्कर ने वो काम पूरा किया 45 आवर्स में, तो टाइम सेव्ड ऐसे नहीं -5, जीरो। बोनस जीरो या जीरो से ज्यादा हो सकता है, बोनस नेगेटिव नहीं हो सकता, आप समझे। अगर टाइम सेव्ड है, अगर स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा है, टाइम टेकन कम है, तो टाइम सेव्ड होगा, तो बोनस की कैलकुलेशन होगी। अगर टाइम टेकन स्टैंडर्ड टाइम के बराबर है या उससे ज्यादा है तो बोनस जीरो हो जाएगा, नेगेटिव बोनस नहीं होगा, ठीक है, चाहे हाथ से प्लान हो चाहे रोवन प्लान हो। अच्छा, रोवन प्लान टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, टाइम सेव्ड का मतलब स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। तो ये सारे जो पॉइंट है हमने क्वेश्चंस में भी यूज किए, कैसे बहुत सारे इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट का पॉइंट बहुत कम है। कैलकुलेशन वाइज बहुत सारी कैलकुलेशन आपको इनके अंदर करनी पड़ सकती है, राइट। अच्छा, इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टोटल वेजेज। टोटल वेजेज में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बेसिक वेजेज एंड सैलरी। उसमें हम ऐड करते हैं जो भी अलाउंसेस है, जो भी अलाउंसेस आप लोगों ने टेक्स्ट में भी पढ़े होंगे, जो भी अलाउंसेस और जो भी इंसेंटिव है, जैसा भी इंसेंटिव है, जैसा भी अलाउंसेस है, हम सब उसको बेसिक वेजेज में ऐड करते हैं। जो भी टाइप का अलाउंसेस दे रखा है, जो भी टाइप का इंसेंटिव दे रखा है, उन सबको आपको वेजेज और सैलरी बेसिक में ऐड करना है। ओवर टाइम पेमेंट, अगर किसी वर्कर ने ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम जो भी पेमेंट मिलता है, ओवर टाइम का जो भी पेमेंट मिलता है वो उसमें ऐड हो जाएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, जो भी वर्कर के लिए वेलफेयर स्कीम है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो भी और कोई वेलफेयर फंड है, उसमें एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय अगर खुद अपने फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो वो वेजेज और सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आता। जो भी एम्प्लॉय के वेलफेयर फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इट इज पार्ट ऑफ वेजेज एंड सैलरी। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनी वेलफेयर फंड, लीव वेजेज, फ्री और सब्सिडाइज फूड्स, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब है और भी कुछ भी, मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए और भी किसी भी टाइप का कुछ भी खर्चा करता है, कुछ भी इंसेंटिव देता है, कोई भी अलाउंसेस देता है, वो सारे वेजेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, राइट। अब ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम दो तरह के, आइडल टाइम का मतलब है वो टाइम जिसका हमने पेमेंट किया बट उस टाइम पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसा टाइम जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं बट वर्कर उस टाइम पे काम नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, उस टाइम को हम आइडल टाइम कहते हैं। अगर ऐसा टाइम वर्कर खाली बैठा है और हमने उस टाइम का पेमेंट भी नहीं किया तो वो आइडल टाइम नहीं है। वर्कर अपने घर पे खाली बैठा है तो वो आइडल टाइम नहीं है, वो हमारे लिए आइडल टाइम नहीं है। वर्कर हमारी फैक्ट्री में खाली बैठा है और उस टाइम का हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज आइडल टाइम। आइडल टाइम दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम जिसको हमें पहले से पता होता है, जो हम पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं, और एबनॉर्मल आइडल टाइम जो हमें पहले से पता नहीं होता और एबनॉर्मली वो टाइम का वेस्टेज हो जाता है, हम उस टाइम को एबनॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं नॉर्मल आइडल टाइम से जितना भी ज़्यादा आइडल टाइम होता है हम उसको एबनॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। जैसे मान लो एक वीक में टोटल वर्कर फैक्ट्री में 40 घंटे रहता है और हमें लगता है कि वो इसमें से 5 घंटे तो काम नहीं करने वाला, इट इज़ नॉर्मल आइडल टाइम। हमें पहले से पता है कि 40 घंटे अगर वो फैक्ट्री में रहेगा एक वीक में तो वो 5 घंटे तो काम नहीं करेगा। इट मीन्स इफेक्टिव आवर्स 35, मतलब वो 35 घंटे काम करेगा, 35 आवर्स। मान लो उसने काम 32 आवर्स ही किया, तो ये जो 3 आवर्स कम काम किया है इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। 40 घंटे वो फैक्ट्री में रहा, मतलब हम उसको पेमेंट 40 घंटे का करेंगे, मगर वो 32 आवर्स ही घंटे काम कर रहा है उसमें। तो ये जो टोटल 8 घंटे का आइडल टाइम है, इसमें से 5 घंटे तो हो गए नॉर्मल और 3 घंटे हो गए एबनॉर्मल।
अब ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो आप टोटल वेजेज कैलकुलेट करो। जैसे अभी मैंने आपको बताया वर्कर फैक्ट्री में 40 घंटे, तो उसका पेमेंट 40 घंटे के हिसाब से होगा। मान लो 1 घंटे के होते हैं 10 रुपए की रेट से 400 रुपए हो गए उसके। 5 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम, इसका मतलब है हम उसको 400 घंटे का पेमेंट कर रहे हैं 35 घंटे काम करने का। ये जो 35 है इट इज कॉल्ड इफेक्टिव आवर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेजेज, सबसे पहले तो टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट टोटल वेजेज, वेजेज एज पर टोटल टाइम, उसका टोटल टाइम कितना है 40 घंटे का। फिर आप कैलकुलेट करो इफेक्टिव आवर्स। व्हाट इज इफेक्टिव आवर्स? टोटल टाइम में से आप नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस कर दो। 40 घंटे फैक्ट्री में रुकेगा, बट उसमें से हमें पता है 5 घंटे तो नॉर्मली खराब हो ही जाएंगे। लंच टाइम कह सकते हैं, एक काम खत्म करके दूसरा काम स्टार्ट करेगा, उसके बीच का जो टाइम है कुछ टाइम तो खराब होना ही होना है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। मीन्स नॉर्मल आइडल टाइम। आप 40 में से 5 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम के लेस कर दो, रिजल्ट इज इफेक्टिव आवर्स। उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव आवर्स। अब आप कैलकुलेट करो इफेक्टिव वेजेस रेट पर आवर। हम पेमेंट 40 घंटे का कर रहे हैं, मगर हमें पता है काम वो 35 घंटे ही करेगा। तो हम एक कैलकुलेशन करेंगे और वो कैलकुलेशन होगी इफेक्टिव वेजेस रेट पर आवर का। टोटल वेजेज कितनी? 400 रुपए वेजेस दे रहे हैं 35 घंटे काम कराने के, तो उसकी इफेक्टिव रेट कितनी हो गई? उसकी टाइम रेट तो 10 रुपए है, बट वो 10 रुपए हमने 40 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट की, बट वो काम तो 35 घंटे ही करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वेजेज में इफेक्टिव आवर्स का डिवाइड करना पड़ेगा। 400 में जब आप 35 का डिवाइड करोगे, इफेक्टिव रेट इज 11.4286। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट 11.4286। आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वेजेज में डिवाइड करना पड़ेगा इफेक्टिव आवर्स का। और इफेक्टिव आवर्स का मतलब क्या होता है? टोटल टाइम माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। अब आपकी रेट क्या हो गई? 11.486। अब उसने काम कितना किया? 32 घंटे। मान लो इस 32 घंटे में उसने जॉब ए और जॉब बी पर काम किया, जॉब ए पर 20 घंटे और जॉब बी पर 12 घंटे। अब हमें उसकी वेजेज को चार्ज करना है। क्या रेट से चार्ज करोगे? 11.4286 जो कि इफेक्टिव रेट पर आ रहे हैं। उसने जॉब ए पर 20 घंटे काम किया, जॉब बी पर 12 घंटे काम किया, और एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया 3 घंटे। ये हमने उसके 35 आवर्स, जितने घंटे वो काम करने वाला था उसका पूरा हिसाब किताब किया कि उसने 35 आवर्स काम करना था। 40 घंटे में से 5 घंटे नॉर्मल आइडल टाइम, उसको 35 घंटे काम करना था। उसमें से 20 घंटे उसने जॉब ए में काम किया, 12 घंटे उसने जॉब बी पर काम किया, 3 घंटे एबनॉर्मल आइडल टाइम। इन सब पर चार्ज करो इफेक्टिव रेट 11.4286, 11.4286, 11.4286। ये जो वेजेज आएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 11.4286, ये हम जॉब ए से चार्ज करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाई 11.4286 ये हम जॉब बी से चार्ज करेंगे। और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 11.4886 ये जो एबनॉर्मल आइडल टाइम के हैं ये हम कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट से चार्ज करेंगे। राइट। तो यहाँ पर है, सबसे पहले तो टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी है हमें, फिर हमें इफेक्टिव आवर्स कैलकुलेट करने हैं, जिसका मतलब होता है टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। फिर हमें इफेक्टिव रेट पर आवर कैलकुलेट करनी है, टोटल वेजेज में इफेक्टिव आवर्स का डिवाइड करना है। और फिर चार्ज वेजेज टू जॉब, हर जॉब पर कितनी वेजेज चार्ज होगी, उस जॉब पर कितने घंटे काम किया, मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव वेजेज पर आवर, और चार्ज टू पी एंड एल जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है। एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब है नॉर्मल आइडल टाइम से कितना ज्यादा आइडल टाइम है, उसको हम एबनॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। एबनॉर्मल आइडल टाइम को मल्टीप्लाई करो इफेक्टिव वेजेस रेट पर आवर, इतना अमाउंट पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर टाइम। ओवर टाइम की कैलकुलेशन कैसे होती है? एज पर फैक्ट्रीज एक्ट ओवर टाइम का क्या रूल है? अगर बात करें फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से तो ओवर टाइम के 2 रूल है। ओवर टाइम की कैलकुलेशन या तो डे बेसिस पे होगी या वीक बेसिस पे होगी। अगर ओवर टाइम की कैलकुलेशन डे बेसिस पे होती है तो एक वर्कर एक दिन में 9 घंटे से 9 आवर्स से ज्यादा जितना भी काम करता है हम उसको ओवर टाइम कहेंगे। फिर यहाँ कैलकुलेशन डे बेसिस पे होगी, वीक का कोई हिसाब किताब नहीं। जैसे मान लो मंडे को उसने 10 घंटे काम किया, इसका मतलब है मंडे को 9 घंटे, तो नॉर्मल टाइम से पेमेंट उसको मिलेगा, और 1 घंटा क्या हो गया? ओवर टाइम। नॉर्मल टाइम 9 और 1 आवर ओवर टाइम। मान लो ट्यूसडे को उसने
11 आवर्स वर्क किया तो 9 नॉर्मल और 2 ओवर टाइम। मान लो वेनसडे को उसने केवल और केवल 8 घंटे ही काम किया तो पूरे के पूरे 8 घंटे नॉर्मल टाइम, उस दिन कोई ओवर टाइम नहीं। अप टू 9 नॉर्मल और उससे अबव जो भी है वो ओवर टाइम। ये है अगर डे बेसिस पे ओवर टाइम की कैलकुलेशन होती है तो। अगर ओवर टाइम की कैलकुलेशन वीक बेसिस पे होती है तो हर रोज कितने घंटे काम कर रहा है भूल जाओ। एक वीक में अगर एक वर्कर 48 आवर्स से जितने भी ज्यादा घंटे काम करेगा वो सारा का सारा ओवर टाइम मान लिया जाएगा। अब उसने संडे को चाहे 12 घंटे काम नहीं सॉरी मंडे को उसने 12 घंटे काम किया हो, चाहे ट्यूसडे को उसने 13 घंटे काम किया हो, वेडनेसडे को छुट्टी ले ली हो, थर्सडे को उसने 5 घंटे काम किया, आपको उससे कोई लेना देना। आपको डे का कोई हिसाब किताब नहीं करना, अब आपको वीक का हिसाब किताब करना है। एक वीक में वो कितने घंटे काम करता है। अगर वो एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है तो एक वीक में 48 आवर्स से जितने भी ज्यादा घंटे काम करेगा वो सारे के सारे ओवर टाइम मान लिए जाएंगे। अच्छा, इसमें रूल ये भी है कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक हॉलीडे का कोई डे है 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, अगर आप इस दिन किसी भी वर्कर से काम कराते हो तो वर्कर जितने भी घंटे काम करेगा वो पूरे के पूरे ओवर टाइम मान लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो संडे को छुट्टी मान लिया जाता है, उस कंपनी में सिस्टम है कि संडे को हॉलीडे मान लिया जाता है, बट अगर आपने संडे को वर्कर से काम करा लिया, वीक में एक दिन आपको छुट्टी का मानना पड़ेगा। अगर आपने उस दिन वर्कर से काम करा लिया तो जितने भी घंटे उस दिन काम करेगा, चाहे वो 2 घंटे काम करे, चाहे वो 3 घंटे काम करे, चाहे वो 4 घंटे काम करे, वो सारे के सारे आवर्स ओवर टाइम मान लिए जाएंगे। समझा? तो डे बेसिस, वीक बेसिस का सिस्टम मैंने बताया। और अगर हॉलीडे के दिन कोई भी वर्कर कितने भी घंटे काम करते हैं वो सारे के सारे आवर्स ओवर टाइम मान लिए जाएंगे। उस दिन 9 आवर्स वाला 48 आवर्स वाला कोई सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। छुट्टी के दिन अगर आप वर्कर से काम कराते हो तो चाहे वो 1 घंटा भी काम करता है वो आवर ओवर टाइम मान लिया जाएगा। राइट? ओवर टाइम के केस में कैसे चार्ज करते हैं वेजेज को? चार्ज वेजेज इफ ओवर टाइम इज नॉर्मल। अब इसमें 3 सिचुएशन आती है। ओवर टाइम को नॉर्मल माना जाए, ओवर टाइम को एबनॉर्मल माना जाए, या ओवर टाइम को कस्टमर की रिक्वेस्ट पे माना जाए। ओवर टाइम के रीजन, ओवर टाइम के हमने रीजन को 3 कैटेगरी में बांटा है। नॉर्मल ओवर टाइम जिसको हम रेगुलर ओवर टाइम भी कह सकते हैं। सेकंड, एबनॉर्मल ओवर टाइम जिसको हम इररेगुलर ओवर टाइम भी कह सकते हैं। और तीसरा, ओवर टाइम एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। ओवर टाइम प्रीमियम का क्या करना है ये डिपेंड करता है कि ओवर टाइम का रीजन क्या है। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है? जैसे मान लो नॉर्मल टाइम में 1 घंटे के हम देते हैं 10 रुपए और ओवर टाइम के समय 1 घंटे के हम देते हैं मान लेते हैं 17 रुपए। तो ये जो 7 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं पर आवर, इट इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम में 1 घंटे के जो एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, नॉर्मल टाइम में 1 घंटे के 10 रुपए, ओवर टाइम में 1 घंटे के 17 रुपए, तो ये जो 7 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं पर आवर ओवर टाइम के समय, केवल इसी को हम ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। ये पूरे 17 रुपए ओवर टाइम प्रीमियम नहीं है। ओवर टाइम प्रीमियम का मतलब है कि नॉर्मल रेट से जो ज्यादा रेट दे रहे हैं उसको हम ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। तो कैसे ओवर टाइम का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे वेजेस की कैलकुलेशन करते हैं? अगर ओवर टाइम नॉर्मल है, मतलब अगर ओवर टाइम रेगुलर है, अगर ओवर टाइम रेगुलर है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो पूरी फैक्ट्री की टोटल वेजेज पता करनी है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरी फैक्ट्री की टोटल वेजेज इंक्लूडिंग ओवर टाइम, मतलब नॉर्मल टाइम का पेमेंट प्लस ओवर टाइम का पेमेंट, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। कितने घंटे काम किया और 1 घंटे की रेट। मान लो एक फैक्ट्री में पूरे 1 महीने में 10,000 घंटे तो नॉर्मल रेट से काम हुआ और 3,000 घंटे ओवर टाइम हो गया, या ये कह सकते 5,000 घंटे ओवर टाइम हो गया। नॉर्मल टाइम के समय रेट थी मान लो 20 रुपए और ओवर टाइम के समय रेट थी मान लो 28 रुपए। तो हम क्या करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 लाख रुपए तो नॉर्मल टाइम के, और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 28, 1,40,000 रुपए ओवर टाइम के। टोटल कितने घंटे काम हुआ? 15,000। नॉर्मल और ओवर टाइम दोनों को मिलाकर टोटल 15,000 आवर्स की वर्किंग। और टोटल पेमेंट कितना बना? 3,40,000, जिसमें ओवर टाइम का और नॉर्मल टाइम का दोनों का पेमेंट शामिल है।
अब आप क्या करोगे, 3,40,000 टोटल वेजेज जिसमें ओवर टाइम प्रीमियम शामिल है, उसमें टोटल आर्ट्स का डिवाइड करो, टोटल आर्ट्स में ओवर टाइम भी शामिल है। तो 3,40,000 में अगर आप 15,000 का डिवाइड करो, आपको एक रेट मिलेगी 22.67। इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट पर आवर। अगर ओवर टाइम रेगुलर है तो आपको क्या करना है, टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल टाइम की वेजेज और ओवर टाइम की वेजेज। आपको टोटल आवर्स कैलकुलेट करने हैं, नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम दोनों की टोटल, और फिर आपको टोटल वेजेज में टोटल आवर्स का डिवाइड करना है, आपको एक रेट मिलेगी और उस रेट को हम कहते हैं इफेक्टिव रेट पर आवर। अब आपने जितने भी जॉब पर जो भी घंटे काम किया, मान लो जैसे एक है जॉब एक्स, जॉब एक्स पर आपने नॉर्मल टाइम 500 और ओवर टाइम 100 घंटे काम किया। अब आपको जॉब एक्स पर नॉर्मल कितनी वर्किंग है, ओवर टाइम कितनी वर्किंग है, इससे कोई लेना देना नहीं। जॉब एक्स पर टोटल कितनी वर्किंग है, 600, और रेट क्या लगी, एट द रेट 22.67। ये वेजेज चार्ज करेंगे हम जॉब एक्स पर। जॉब एक्स पर टोटल कितने घंटे काम हुआ, नॉर्मल और ओवर टाइम दोनों की टोटल करनी है, और उसको ये जो इफेक्टिव रेट आपने कैलकुलेट की 22.67 इससे मल्टीप्लाई करना है। जॉब वाई पे मान लो 1,000 घंटे की वर्किंग हुई, केवल नॉर्मल, ओवर टाइम हुआ ही नहीं, मगर फिर भी इस जॉब के ऊपर भी क्या रेट चार्ज करेंगे, 22.67। जो भी जॉब है जिस पर हमें वेजेज चार्ज करने हैं, उस पर टोटल कितने घंटे काम हुआ, नॉर्मल और ओवर टाइम दोनों को मिलाकर जितने घंटे की वर्किंग है उसको मल्टीप्लाई करना है इफेक्टिव रेट से। ऐसा कब करना है, ऐसा तब करना है जब ओवर टाइम नॉर्मल हो। तो यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपको टोटल वेजेज पता करनी है, नॉर्मल टाइम की वेजेज प्लस ओवर टाइम की वेजेज। फिर आपको वेजेज पर आवर कैलकुलेट करना है, टोटल वेजेज में जितने भी घंटे आपने काम किया है, नॉर्मल और ओवर टाइम दोनों को जोड़ के उसका डिवाइड करो टोटल वेजेज में, तो आपको मिलेगी इफेक्टिव रेट पर आवर जो हमने कैलकुलेट की 22.67। फिर आप जॉब पर वेजेज चार्ज करोगे, एक जॉब पर जितने भी घंटे काम हुआ, चाहे वो नॉर्मल वर्किंग है चाहे वो ओवर टाइम की वर्किंग है, टोटल कर लो और उसको ये जो आपने सेकंड स्टेप में रेट कैलकुलेट की इससे मल्टीप्लाई कर लो। हर जॉब पर कितनी वेजेज चार्ज करनी है ये स्टेप थर्ड से आपको पता चल जाएगा। अगर ओवर टाइम रेगुलर है मतलब नॉर्मल है, बट अगर ओवर टाइम इरेगुलर है या एबनॉर्मल है तो जो भी जॉब है उस पर हम वेजेज चार्ज करेंगे केवल नॉर्मल रेट से। ओवर टाइम प्रीमियम जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा जॉब एक्स पर 500 घंटे और ओवर टाइम 100 घंटे, टोटल 600 घंटे काम हुआ, और ओवर टाइम इरेगुलर है, तो आपको ये जो 600 घंटे है, चाहे इसमें 100 घंटे ओवर टाइम के भी है, आपको 600 घंटे नॉर्मल रेट क्या होती है, नॉर्मल रेट 20 रुपीज़ होती है, आपको 20 रुपीज़ की रेट इस पर चार्ज करनी है, मतलब 12,000 इस पर वेजेज के चार्ज करने हैं। जॉब पर ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी ओवर टाइम प्रीमियम है वो पूरा का पूरा ओवर टाइम प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ओवर टाइम इरेगुलर है या फिर हम जिसको कह सकते हैं ओवर टाइम एबनॉर्मल है। वेजेज चार्ज टू जॉब आवर्स वर्कड, जितने भी घंटे काम किए मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट विदाउट प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर ओवर टाइम हमने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया है, तो जिस जॉब पर जितने घंटे ओवर टाइम है उसका ओवर टाइम की रेट से पेमेंट चार्ज किया जाएगा, और जितने घंटे नॉर्मल है उसका नॉर्मल रेट से वेजेज चार्ज होगा। जैसे जॉब एक्स, मान लो हमने ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किया है, तो जॉब एक्स में नॉर्मल टाइम तो है 500 घंटे और ओवर टाइम है 100 घंटे, तो ये जो 500 घंटे है इसकी तो रेट हो जाएगी 20 रुपये नॉर्मल रेट, और ये जो 100 घंटे ओवर टाइम है इसकी रेट हो जाएगी 28 रुपये। मतलब हम जॉब एक्स पर 10,000 रुपये तो नॉर्मल टाइम की वेजेज चार्ज करेंगे और 2,800 ओवर टाइम की वेजेज चार्ज करेंगे। जॉब एक्स पर 12,800 रुपीज़ की वेजेज चार्ज करेंगे। जॉब वाई पर 1,000 घंटे वर्किंग हुई और पूरी की पूरी केवल नॉर्मल टाइम की वर्किंग है, तो इस पर एट द रेट 20 रुपीज़ 20,000 रुपीज़ की वेजेज चार्ज होगी। समझा? अगर ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, तो जिस जॉब पर ओवर टाइम हुआ है उस पर ओवर टाइम की रेट चार्ज होगी, और जितना घंटे नॉर्मल चार्ज हुआ है उस पर नॉर्मल रेट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है चार्ज वेजेज इफ ओवर टाइम इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। तो जितने नॉर्मल आवर्स की वर्किंग है उसको नॉर्मल रेट से चार्ज करो, प्लस जितने ओवर टाइम वर्किंग है उस पर ओवर टाइम की रेट चार्ज करो।
ओवर टाइम प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट करना है, वेजेज कितनी चार्ज करनी है जॉब पर, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ओवर टाइम नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, राइट। तो ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन तो हो गया ख़त्म। कुछ पॉइंट ही थे। सबसे पहले हमने लेबर टर्नओवर पढ़ा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें लेबर टर्नओवर की रेट और लेबर टर्नओवर की वजह से कितना लॉस। फिर मेथड ऑफ वेजेज पेमेंट, जिसमें हमने टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, हालसे और रोवन, 4 मेथड को समझा। फिर टोटल वेजेज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, बेसिक अलाउंसेज वगैरह क्या क्या इंक्लूडेड होता है, उसकी लिस्ट हमने पढ़ी। उसके बाद में आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे रेट चार्ज करते हैं, कैसे जॉब पर वेजेज चार्ज करते हैं, उसकी कैलकुलेशन को समझा। फिर ओवर टाइम, कितना ओवर टाइम होता है, किस रेट से कैलकुलेशन होती है, ओवर टाइम नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हो तो कैसे वेजेज जॉब पर चार्ज करते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो, ओवर टाइम के समय रेट नहीं दे रखी है, तो नॉर्मल रेट जो होती है उससे डबल रेट ओवर टाइम के समय चार्ज की जाएगी। अब नॉर्मल रेट में क्या क्या, बेसिक और डीए, क्या क्या होगा, बेसिक प्लस डीए। मान लो पर आवर बेसिक इज 10 रुपीज, पर आवर डीए इज 5 रुपीज, दोनों मिलकर क्या हुआ 15 रुपीज। तो ओवर टाइम के समय रेट हो जाएगी 30 रुपीज पर आवर। अगर ओवर टाइम के समय रेट नहीं दे रखी है तो हम ओवर टाइम के समय जो रेट लेंगे वो नॉर्मल रेट का डबल रेट लेंगे। और नॉर्मल रेट में क्या क्या लेंगे, बेसिक और डीए। बेसिक और डीए से जो रेट आएगी उसका डबल करना है, इट इज ओवर टाइम वेजेज रेट पर आवर, राइट। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में थियोरी के पॉइंट। वैसे बहुत ज़्यादा थियोरी के पॉइंट नहीं है, थोड़े से ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर। लेबर कॉस्ट दैट इज स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर और कैन बी readily identified with a specific job, contract, work order or any unit of cost is termed as direct labor cost। वैसे मैं अगर इसको बहुत सिंपल कहूँ तो जो वर्कर प्रोडक्शन का काम कर रहा है हम उसकी वेजेज को डायरेक्ट वेजेज कहते हैं, समझा। लेबर कॉस्ट दैट इज नॉट स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर और कैन बी readily identified with a specific job, contract, work order or any unit of cost is termed as indirect। फैक्ट्री में सुपरवाइजर की सैलरी है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। फैक्ट्री में जो रिपेयर मशीन की रिपेयर के पर्सन को जो सैलरी देते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। जो भी इनडायरेक्ट वर्कर्स है वो प्रोडक्शन का काम नहीं करते, मगर वो प्रोडक्शन को असिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने में, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है बट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो प्रोडक्शन का काम हो रहा है उसको सुपरवाइज करना, मशीन की रिपेयर का काम करना, ये सारे काम इनडायरेक्ट लेबर का होता है। और उनको जो पेमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का डिफरेंस। डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। बड़ा जोरदार डिफरेंस है। इजीली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट, एपोर्शन करना पड़ता है क्योंकि ये ओवरहेड होता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ओवरहेड, और ओवरहेड को हमें एपोर्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर में भी दे रखा है ओवरहेड के बारे में। इट चेंज विद द वॉल्यूम, क्योंकि जनरली ये वेरिएबल होता है। इट मे नॉट चेंज विद वॉल्यूम, क्योंकि जनरली ये फिक्स्ड नेचर का होता है। जनरली ये वेरिएबल नेचर का होता है और ये जनरली फिक्स्ड नेचर का होता है। लेबर प्रोडक्टिविटी, जिसको हम लेबर की एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, इट इज एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए वर्कर। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर। एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना मतलब लेबर की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करना। लेबर की एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। मैं दोनों ही फॉर्मूले को आपको बताता हूँ ये कैसे बने। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, मैंने आपको कहा कि लेबर के चैप्टर को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे। लेबर के चैप्टर को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे, और एक स्टूडेंट ने केवल 5 घंटे में ही चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा 10 घंटे में ये चैप्टर पूरा होना चाहिए, स्टूडेंट ने 5 घंटे में कंप्लीट कर लिया। अब अगर मुझे स्टूडेंट की एफिशिएंसी पता करनी है, उस स्टूडेंट की एफिशिएंसी पता करनी है, तो कैसे पता करूंगा, एक्चुअल टाइम
10 घंटे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटे मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 200%। 10 घंटे का काम उसने 5 घंटे में कर लिया। 10 घंटे का काम उसने 5 घंटे में कर लिया, तो उसकी एफिशिएंसी श्योर है, डबल है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल टाइम, ये फॉर्मूला भी मैंने क्या लिखा, स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे था, एक्चुअल टाइम 5 घंटे मल्टीप्लाई बाय 100, एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। एक और तरीका है एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का, और वो है आउटपुट में। ये वाला तरीका तो था टाइम के अंदर, ये तरीका है आउटपुट के अंदर। जैसे मान लो 1 घंटे में 5 यूनिट बननी चाहिए, ये मेरा स्टैंडर्ड है। 1 घंटे में 5 यूनिट बननी चाहिए, जबकि एक वर्कर ने 1 घंटे में 10 यूनिट बना दी। 1 घंटे में 5 यूनिट बननी चाहिए, वर्कर ने 10 यूनिट बना दी, तो वर्कर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 यूनिट उसने बनाई, जबकि बननी चाहिए थी 5, मल्टीप्लाई बाय 100, उसकी एफिशिएंसी हो गई 200%। अगर आप आउटपुट के अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हो तो फॉर्मूला हो जाता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। बट आप जब टाइम के अंदर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप टाइम के हिसाब से एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल, बट जब आप आउटपुट में एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का तरीका है। फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की अगर हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, एम्प्लॉयड स्किल्ड वर्कर, जिन वर्कर को ट्रेनिंग ले रखी है, स्किल्ड वर्कर जो है उनको ही हमें रखना चाहिए। राइट प्लेसमेंट, राइट वर्कर को राइट जॉब, जो वर्कर जिस काम में होशियार है उसको वैसा ही काम दिया जाए। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर, टाइम टू टाइम वर्कर को ट्रेनिंग देनी चाहिए। अवॉइड सिचुएशन ऑफ एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय, वर्कर हमारे पास जरूरत से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं होने चाहिए, हमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ वर्कर का एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को स्टैंडर्डाइज कर दो, दिमाग नहीं लगाना पड़े मजदूर को कि मुझे अब क्या करना है, उसको पता रहता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। हर काम का एक स्टैंडर्ड बना दो कि इसके बाद ये काम होगा, इसके बाद ये काम होगा, इसके बाद ये काम होगा। जब आप किसी काम का स्टैंडर्ड बना लेते हो तो उसमें आपकी काम करने की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। नेक्स्ट, लेबर टर्नओवर। वैसे तो हम इसका प्रैक्टिकल पढ़ चुके हैं, लेबर टर्नओवर की रेट, लेबर टर्नओवर की रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रैक्टिकल तो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। अब इसकी थियोरी, मीनिंग, लेबर टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लीव ए कंपनी थ्रू एट्रिशन, डिसमिसल और रेजिग्नेशन टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द पेरोल इन दैट पीरियड। मतलब देखा जाए तो मीनिंग में दे रखा है कि जितने वर्कर हमारी फैक्ट्री से सेपरेट हो गए इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। कॉज, लेबर टर्नओवर क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी का ये पॉइंट है, ध्यान रखना। लेबर टर्नओवर प्रैक्टिकल में के लिए भी हिसाब से इंपॉर्टेंट है और थियोरी के हिसाब से भी लेबर टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज, पर्सनल कॉज, चेंज फॉर बेटरमेंट, हो सकता है वर्कर ने खुद ने ही जॉब चेंज कर दिया हो क्योंकि उसको बेटरमेंट लगता है कि कुछ ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। इल हेल्थ, ये हो सकता है इस कारण से उसने जॉब छोड़ दी हो। डोमेस्टिक प्रॉब्लम, घर की समस्या हर किसी के साथ हो सकती है, मजदूर के साथ भी हो सकती है। अनएवॉइडेबल, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसमें लेबर टर्नओवर होगा ही होगा, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे सीजनल बिजनेस, जब सीजन होती है हमें वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, बट जब ऑफ सीजन होती है तो हमें वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, हमें प्रोडक्शन करने के लिए जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उतना मटेरियल हमें अवेलेबल ही नहीं हो पाता। हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट बनाने की, बट रॉ मटेरियल हमारे पास केवल 6,000 यूनिट बनाने जितना ही है और कहीं और से रॉ मटेरियल अवेलेबल भी नहीं हो सकता। तो फिर हम फैक्ट्री में ज़्यादा मजदूर का करेंगे क्या, है ना। या फैक्ट्री की लोकेशन चेंज कर दी है,
अभी हो सकता है हमारी फैक्ट्री राजस्थान में, हम उसको एमपी में लेकर चले गए, तो फिर हमें वहाँ यहाँ के वर्कर को हटा के वहाँ नए वर्कर रखने पड़ेंगे। डिसेबिलिटी ऑफ वर्कर, कोई वर्कर जो हाथ से काम है, मान लो किसी की दिक्कत हो चुकी है कुछ, तो डिसेबिलिटी की वजह से भी हमें वर्कर को मतलब लेबर टर्नओवर हो सकता है। अवॉइडेबल रीजन, लो वेजेज, वेजेज बढ़ाकर लेबर टर्नओवर को रोका जा सकता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल करा के हम लेबर का टर्नओवर रोक सकते हैं। बैड रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ 36 का आंकड़ा है, तो हम उनके साथ थोड़ा अपने हमारे जो संबंध है वो सुधार के लेबर टर्नओवर को रोक सकते हैं। बैड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन जो है फैक्ट्री का जो एनवायरनमेंट है वो काम करने लायक नहीं है, तो हम उस एनवायरनमेंट को सुधार के इंप्रूव करके लेबर टर्नओवर को रोक सकते हैं, एटसेट्रा। इफेक्ट, लेबर टर्नओवर का इफेक्ट क्या है? लेबर टर्नओवर का होता नेगेटिव इफेक्ट ही है। क्या क्या हो सकता है? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन डिस्टर्ब्ड, हमारी फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करें, एक दिन पता चलता है उसमें से 10 मजदूर काम छोड़ के चले गए, तो हमारा जो प्रोडक्शन का फ्लो चल रहा था वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, अब बार बार नए नए वर्कर रखो तो दिखती बात है उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है। लो एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर, जब एक नया वर्कर हम रिक्रूट करते हैं तो इनिशियली उसकी स्पीड बहुत कम होती है, स्पीड बढ़ते बढ़ते टाइम लगता है, तो लो एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, बार बार नए वर्कर को रिक्रूट करो तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगती है। इंक्रीज ब्रिकेज ऑफ टूल्स, नया वर्कर जब आता है तो उसको काम करने का हो सकता है इतना ज़्यादा तरीका नहीं पता हो, तो हमारे टूल्स इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं। इंक्रीज वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वेस्टेज भी ज़्यादा हो सकता है, नए वर्कर को ज़्यादा काम का नॉलेज नहीं हो सकता, तो हो सकता है वो मटेरियल का वेस्टेज करे, एटसेट्रा। कॉस्ट, लेबर टर्नओवर की वजह से, लेबर टर्नओवर से रिलेटेड दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट, एक होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब है लेबर टर्नओवर को रोकने के लिए, लेबर टर्नओवर नहीं हो इसके लिए हम जो जो खर्च करते हैं वो है प्रिवेंटिव कॉस्ट। जैसे वर्कर की वेजेज बढ़ा दी, उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की, फैक्ट्री का एनवायरनमेंट ठीक किया, वर्कर को इंसेंटिव दिए, वर्कर को ट्रेनिंग दी, इन सब में जो खर्चा लगता है वो हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि वर्कर का मतलब लेबर का टर्नओवर नहीं हो, तो लेबर टर्नओवर को रोकने के लिए जो खर्च होता है उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। कॉस्ट इनकर टू प्रिवेंट लेबर टर्नओवर, फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्विसेज, वेलफेयर स्कीम एटसेट्रा। लेबर टर्नओवर होने के बाद जो खर्चा होता है इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये तो है लेबर टर्नओवर को रोकने के लिए, और ये लेबर टर्नओवर हो जाए तो वो जो खर्चे लगते हैं उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कॉस्ट अराइज ड्यू टू लेबर टर्नओवर, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कीपिंग। व्हाट इज टाइम कीपिंग? एक होता है टाइम कीपिंग, एक होता है टाइम बुकिंग। ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री का गेट है, आपको नजर आ भी रहा होगा फैक्ट्री का गेट, राइट। हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, ये 3 प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है। एक वर्कर मान लेते हैं सुबह 10 बजे फैक्ट्री गेट से उसने एंट्री की, 10 AM 10 बजे फैक्ट्री गेट में एंट्री की, और वापस 6 बजे फैक्ट्री के गेट से उसने एग्जिट किया। तो ये जो फैक्ट्री का गेट है, ये जो फैक्ट्री का गेट है, यहां पर वर्कर का टाइम नोट होता है, वर्कर कितने बजे आ रहा है और कितने बजे फैक्ट्री से निकल रहा है। ये जो हम फैक्ट्री गेट पर टाइम को नोट करते हैं, वर्कर के आने का टाइम और वर्कर के फैक्ट्री से जाने का टाइम, हम इसको कहते हैं टाइम कीपिंग। वर्कर सुबह 10 बजे फैक्ट्री गेट से एंट्री की, उसका टाइम नोट हो जाता है वर्कर एक्स 10 बजे एंट्री की। जैसे उसने 6 बजे फैक्ट्री से एग्जिट किया, उसका टाइम नोट हो जाता है वर्कर एक्स शाम को 6 बजे फैक्ट्री से निकल रहा है। तो जो 10 से 6 बजे ये जो टाइम नोट हो रहे हैं उसके, इट इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग क्या बता रहा है? वो फैक्ट्री में कितने घंटे रहता है। टाइम कीपिंग का मतलब है वो फैक्ट्री में कितने बजे आया और कितने बजे निकला, तो मतलब वो फैक्ट्री में कितने घंटे रहा, इट इज 8 आवर्स। ये जो टाइम हम मेंटेन कर रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। एक होता है टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग का मतलब है वो फैक्ट्री में तो आ गया,
फैक्ट्री गेट पे जो हमने टाइम मेंटेन किया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया, इट इज टाइम कीपिंग। अब फैक्ट्री में वो अपना टाइम कैसे, कहाँ कहाँ पे कितना स्पेंड कर रहा है, जैसे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में उसने 2 घंटे काम किए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में उसने 1 घंटा काम किया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 में उसने 3 घंटे काम किए। तो ये जो 2 घंटे उसने यहाँ काम किया, 1 घंटा उसने यहाँ काम किया, 3 घंटा उसने ये काम यहाँ काम किया, यहाँ जो टाइम उसका रिकॉर्ड हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पर जाके वो कितने कितने घंटे काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं टाइम बुकिंग। फैक्ट्री गेट पे जो टाइम नोट होता है उसको कहते हैं टाइम कीपिंग। और फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट में वो जिस डिपार्टमेंट में जितने घंटे काम कर रहा है, कब किस डिपार्टमेंट में काम स्टार्ट किया और कितने बजे तक उसने उस डिपार्टमेंट में काम किया, वो जो डिपार्टमेंट वाइज उसका टाइम नोट हो रहा है उसको हम कहते हैं टाइम बुकिंग। ओके, अब यहां अगर देखें इसका फायदा भी है टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का। जैसे टाइम कीपिंग कहता है वो 8 घंटे फैक्ट्री में रहा, टाइम बुकिंग कह रहा है 2 घंटे उसने यहाँ, 1 घंटे उसने यहाँ काम किया, 3 घंटे उसने यहाँ काम किया, इन सब की टोटल 6 घंटे होती है, जबकि वो फैक्ट्री में 8 घंटे था। इसका मतलब वो 2 घंटे आइडल टाइम था। अब उसमें से कुछ नॉर्मल आइडल टाइम हो सकता है, कुछ एबनॉर्मल आइडल टाइम हो सकता है। तो ए रिकॉर्ड ऑफ टोटल टाइम स्पेंट इन द फैक्ट्री बाय वर्कर इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। और ये कहां पर रिकॉर्ड मेंटेन होता है? फैक्ट्री के गेट पर। टाइम स्टार्ट व्हेन ए वर्कर एंटर इनटू फैक्ट्री गेट एंड एंड्स व्हेन ही लीव फैक्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्या? आपकी पेरोल इसी से बनती है। एक वर्कर फैक्ट्री में 8 घंटे रुका तो 8 घंटे का उसको पेमेंट मिलेगा। हाँ, काम उसने 6 घंटे किया, फिर तो वो नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम है। तो पेरोल इसी से बनता है। कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, अगर कोई वर्कर ओवर टाइम कर रहा है तो किससे पता चलता है? टाइम कीपिंग से पता चलता है। कि जैसे मान लो एक वर्कर सुबह 10 बजे फैक्ट्री गेट में एंटर किया और शाम को 9 बजे वो फैक्ट्री गेट से निकला, तो टोटल उसने 11 घंटे फैक्ट्री में दिए, उसमें 9 घंटे हो गए नॉर्मल और 2 घंटे हो गए ओवर टाइम। तो ओवर टाइम भी कैलकुलेशन भी किससे होगी? टाइम कीपिंग से होगी। एज सर्टेन एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट पता करने में। कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, जब टाइम कीपिंग को टाइम बुकिंग से कंपेयर किया जाता है तो हमें आइडल टाइम के बारे में पता चलता है, और जब हम आइडल टाइम के बारे में पता चलता है तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एज सर्टेन आइडल टाइम के बारे में डिसिप्लिनरी पर्पस। ऐसा नहीं हो फैक्ट्री में वर्कर बार बार एंट्री करे, एक ही दिन में बार बार एंट्री करे, बार बार एग्जिट करे। सुबह आया कुछ टाइम के लिए, फिर बाहर चला गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर चला गया, फिर अंदर। ये सारा टाइम उसका कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? फैक्ट्री गेट पर। तो अगर कोई वर्कर बार बार फैक्ट्री गेट से बाहर चला जाता है और फिर वापस अंदर आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वर्कर बार बार एंट्री करता है, बार बार एग्जिट करता है एक ही दिन में। तो हम उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं कि आप बार बार एंट्री और एग्जिट क्यों करते हो, है ना। तो ये डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए भी टाइम कीपिंग का यूज किया जाता है। रिक्विजिट, टाइम कीपिंग के लिए क्या क्या जरूरी है? सिंपल एंड स्मूथ सिस्टम होना चाहिए, हर किसी को समझ में आए। फ्रीक्वेंट विजिट बाय रेस्पॉन्सिबल मैनेजर, फैक्ट्री गेट पर हम टाइम का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो जो मैनेजर है वो बार बार फ्रीक्वेंटली उसको विजिट करके देखना चाहिए कि सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट कमर्स शुड बी रिकॉर्डेड लेट अराइवल। बहुत सारा बार ऐसा होता है कि जो एक फिक्स टाइम होता है, जैसे मान लो आपका फैक्ट्री गेट में एंट्री का टाइम है सुबह 10 बजे, अब मान लो कोई वर्कर 10:30 बजे फैक्ट्री में पहुंचता है, तो उसका जो टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए वो इस तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए कि देखते ही पता चल जाए कि अच्छा ये आज का लेट कमर है। हो सकता है कि हमने उसकी अटेंडेंस है वो रेड इंक से कर दी, तो पता चल गया कि ये जो वर्कर है जिनका रेड इंक से एंट्री की हुई है वो सारे लेट कमर है। तो लेट कमर का बारे में पता चलना चाहिए। यूज ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, मोस्टली फैक्ट्री में वैसे भी आजकल मशीन के थ्रू ही ये टाइम कीपिंग का सिस्टम रखा जाता है। ये अटेंडेंस रजिस्टर टाइप का सिस्टम बहुत कम हो गया, ज़्यादातर मैकेनिकल सिस्टम काम आता है। मशीन से ही आपकी एंट्री एग्जिट का टाइम नोट होता है, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि आप मैनुअली टाइम कीपिंग को मेंटेन करो। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, दोनों टाइम रिकॉर्ड होने चाहिए। और पीरियडिकली रिव्यूड, टाइम टू टाइम उस सिस्टम का रिव्यू होना चाहिए कि सिस्टम कैसा है, सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इस सिस्टम में और कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेज है। मेथड कैसे कर सकते हैं टाइम कीपिंग? अटेंडेंस रजिस्टर बहुत सिंपल है। अटेंडेंस में आप अटेंडेंस लगाते जाओ, रजिस्टर में आप अटेंडेंस लगाते जाओ। एक्स यस आ गया, एंट्री हो गया, वाई एंट्री कर गया, जेड आप एंट्री
और उसका अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे बहुत सारी स्कूल में भी ऐसे रखा जाता है अटेंडेंस रजिस्टर, तो आप अटेंडेंस ले सकते हो। मेटल डिस्क, मेटल डिस्क में हम क्या करते हैं, जो फैक्ट्री का गेट होता है, मेटल डिस्क का सिस्टम क्या होता है, जो फैक्ट्री का गेट होता है, हम इसके बाहर हर एम्प्लॉय के नंबर का, हर एम्प्लॉय को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे स्कूल में भी हमारे एक नंबर होता है, अटेंडेंस नंबर जिसको कह सकते हैं। जैसे मेरा अटेंडेंस नंबर था 14, मुझे 14 नंबर दिया था, 14 नंबर मीन्स राकेश राठी। तो इसी तरीके से हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को हम एक नंबर देते हैं और उसके नंबर का एक मेटल डिस्क बनाते हैं। और वो मेटल डिस्क कहाँ रखते हैं, मॉर्निंग में हम फैक्ट्री गेट के बाहर रख देते हैं वो सारे मेटल डिस्क। हर वर्कर का एक नंबर होता है, उसके नंबर का एक मेटल डिस्क होता है, वो हम फैक्ट्री गेट के बाहर रख देते हैं। वर्कर जब फैक्ट्री गेट में एंट्री करना होता है, वो अपने नंबर का मेटल डिस्क उठाता है और फैक्ट्री के अंदर जाके खाली बॉक्स में वो अपना, जैसे मान लो एक्स ने फैक्ट्री गेट से एंट्री की, तो एक्स क्या करेगा, यहाँ से ये जो मेटल डिस्क फैक्ट्री गेट के बाहर पड़े हैं, यहाँ से अपने नंबर का मेटल डिस्क लेगा, फैक्ट्री में एंट्री करेगा और ये जो खाली डिब्बा अंदर पड़ा है उसमें अपने नंबर का मेटल डिस्क डाल देगा। अटेंडेंस बहुत फटाफट से लग जाती है। वर्कर आता जाएगा, अपने मेटल डिस्क को फैक्ट्री के गेट के बाहर जो पड़ा है वो अंदर ले जाके फैक्ट्री के गेट के अंदर वो खाली बॉक्स जहाँ पर है उसमें डाल देगा। जितने वर्कर का ये यहाँ पर इस डब्बे के अंदर वो मेटल बॉक्स आ गया, मतलब उनकी अटेंडेंस लग जाती है प्रेजेंट। और जो फैक्ट्री गेट के बाहर ही जिनके नंबर रहे, मेटल डिस्क रह गए, मतलब वो एब्सेंट है। ये भी तरीका हो सकता है जिसको हम कहते हैं मेटल डिस्क मेथड। ये सब मैनुअल मेथड है, अटेंडेंस रजिस्टर, मेटल डिस्क, ये सारे मैनुअल मेथड है। अब आता है मैकेनिकल, पंच कार्ड या बायोमेट्रिक। पंच कार्ड जिसमें हर वर्कर को एक कार्ड दिया जाता है, उस कार्ड को जब वो फैक्ट्री में एंट्री करता है, वहाँ एक मशीन लगी होती है, उस मशीन पर उस कार्ड को पंच करना होता है तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है ऑटोमेटिकली। ये होता है पंच कार्ड। और बायोमेट्रिक में कोई भी, जैसे आईज के थ्रू या किसी भी, या फिर ये निशान के थ्रू, किसी भी तरीके से उसकी अटेंडेंस लगाई जाती है। ऐसे बायोमेट्रिक का सिस्टम आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, आपको अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बायोमेट्रिक में जो भी वर्कर फैक्ट्री, जनरली अंगूठे का निशान जो होता है उससे जनरली दिया जाता है, फिंगर के हिसाब से, जो भी निशान के हिसाब से उनकी अटेंडेंस लगा दी जाती है। तो वो जो मशीन लगी होती है वो फैक्ट्री गेट पे लगी होती है। जो भी वर्कर फैक्ट्री में एंट्री करता है वो अपने अंगूठे से या आइज से या फिर अंगुली से, जो भी है उसके निशान से, वो उसके ऊपर पंच करके वो फैक्ट्री के अंदर एंट्री करता है और उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू लग जाती है। तो ये भी सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम को याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में हमारे कोर्स में है भी नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर, मेटल डिस्क, ये तो मैनुअल सिस्टम है, और पंच कार्ड और बायोमेट्रिक ये मैकेनिकल सिस्टम है। ठीक है। टाइम कीपिंग की थ्योरी एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। हाँ, ये जो मेथड है इसके आने के चांसेज थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है। ठीक। अब बारी आती है टाइम बुकिंग। मैंने आपको बताया टाइम बुकिंग में क्या होता है। टाइम बुकिंग में ये जो वर्कर है जो फैक्ट्री के अंदर एंटर कर चुका है, अब वो जिस डिपार्टमेंट में काम करेगा उस डिपार्टमेंट में भी उसके टाइम को नोट किया जाएगा और इसको हम कहते हैं टाइम बुकिंग। ठीक है। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग शो द टोटल टाइम स्पेंट बाय ए वर्कर इन द फैक्ट्री। द ब्रेकअप ऑफ सच टाइम स्पेंट ऑन वेरियस जॉब इज कॉल्ड टाइम बुकिंग। ऑब्जेक्टिव क्या, कंप्यूटेशन ऑफ जॉब कॉस्ट। हर वर्कर की वेजेज को हम अलग अलग जॉब पे चार्ज करते हैं। अब कैसे चार्ज करेंगे, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि इस वर्कर ने कौन कौन से जॉब पर कितने कितने घंटे काम किया। तो वर्कर की जो वेजेज है वो जॉब पर एलोकेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्कर ने कौन कौन से जॉब पर कितने कितने घंटे काम किया। और ये कैसे होता है, टाइम बुकिंग से होता है। मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी को पता करने के लिए कि वर्कर ने आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम जितना ही आइडल टाइम किया है या उससे ज़्यादा आइडल टाइम किया है। फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिएंस, अगर लेबर की कॉस्ट में डिफरेंस आता है, हमने जितना एस्टिमेट किया था और एक्चुअल जो लेबर कॉस्ट लगी, अगर उसमें डिफरेंस आता है जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, तो हम
वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो उसका जो रीज़न है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने टाइम बुकिंग सिस्टम काम में लिया है तो। एसर्टेनिंग आइडल टाइम, जब हम टाइम बुकिंग को टाइम कीपिंग से कंपेयर करते हैं तो हमें आइडल टाइम के बारे में पता चलता है। डिसिप्लिनरी पर्पस, अगर कोई वर्कर ज़्यादा आइडल टाइम करता है, नॉर्मल आइडल टाइम से भी ज़्यादा आइडल टाइम अगर करता है तो हमें पता चल जाता है जब हम टाइम बुकिंग को टाइम कीपिंग से कंपेयर करते हैं तो जो ज़्यादा आइडल टाइम कर रहा है तो हम उसके लिए डिसिप्लिनरी कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो टाइम डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, आइडल टाइम को पता करने के लिए टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग दोनों को ही मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जब दोनों को कंपेयर किया जाता है तो ही हमें आइडल टाइम के बारे में पता चलता है। मेथड, टाइम बुकिंग कैसे करते हैं? जॉब कार्ड बना के या फिर टाइम कार्ड बना के। ये जॉब कार्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जॉब कार्ड क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, राइट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए जो होगा उसका जॉब कार्ड अलग बनेगा, जॉब कार्ड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी जो होगा वो अपना जॉब कार्ड अलग बनाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी होगा वो अपना जॉब कार्ड अलग बनाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए जॉब कार्ड में क्या बताएगा कि आज हमारे यहाँ पर, जैसे सपोज आज डेट है 5 जून सपोज, तो 5 जून को हमारे यहाँ पर एक्स ने काम किया, वाई ने काम किया, जेड ने काम किया। फिर 6 जून को हमारे यहाँ पर पी ने काम किया, एक्स ने काम किया, क्यू ने काम किया, आर ने काम किया। कितने कितने घंटे काम किया? 5 जून को एक्स ने कितने घंटे काम किया, वाई ने कितने घंटे काम किया, जेड ने कितने घंटे काम किया। 6 जून को पी ने कितने घंटे काम किया, एक्स ने कितने घंटे काम किया, क्यू ने, आर ने कितने कितने घंटे काम किया। ये सारी डिटेल आती है जॉब कार्ड में। जॉब कार्ड में हर रोज कौन कौन सा वर्कर कितने कितने घंटे काम कर रहा है उसके हिसाब से उसमें टाइम रिकॉर्ड होता है। एक होता है टाइम कार्ड। टाइम कार्ड बनता है वर्कर वाइज। जैसे वर्कर एक्स ने 5 तारीख को, 5 जून को कौन कौन से जॉब पर काम किया, जॉब ए पर कितने घंटे काम किया, जॉब बी पर कितने घंटे काम किया, जॉब सी पर कितने घंटे काम किया। 6 जून को जॉब ए पर कितने घंटे काम किया, जॉब बी पर कितने घंटे काम किया, जॉब सी पर कितने घंटे काम किया। 7 जून को जॉब ए पर कितने घंटे काम किया, जॉब बी पर कितने घंटे काम किया, जॉब सी पर कितने घंटे काम किया। समझा? टाइम कार्ड बनता है वर्कर वाइज। इस वर्कर ने कौन कौन से जॉब पर कितने कितने घंटे कब कब काम किया। और जॉब कार्ड बनता है जॉब वाइज। इस जॉब पर कौन कौन से वर्कर कब कब कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो टाइम बुकिंग के 2 तरीके हैं, या तो जॉब कार्ड बनाओ या फिर टाइम कार्ड बनाओ या फिर दोनों बनाओ, जॉब कार्ड भी और टाइम कार्ड भी। ए सेपरेट कार्ड इज इशूड फॉर ईच जॉब। टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन जॉब इज रिकॉर्डेड इन जॉब कार्ड। इट्स एडवांटेज दैट इट प्रोवाइड कंप्लीट डेटा ऑफ लेबर कॉस्ट ऑन ए पर्टिकुलर जॉब। किसी जॉब पर टोटल किस वर्कर ने कितने कितने घंटे काम किया, उस जॉब की टोटल लेबर कॉस्ट क्या है, ये सब पता चल जाता है जॉब कार्ड से। इट्स डिसएडवांटेज इज दैट एम्प्लॉय जॉब टाइमिंग इज स्कैटर्ड ओवर ए नंबर ऑफ जॉब कार्ड। अगर हम केवल जॉब कार्ड मेंटेन करते हैं, हमें वर्कर एक्स की डिटेल पता करनी है तो हमें सारे जॉब कार्ड चेक करने पड़ेंगे कि वर्कर एक्स ने कौन कौन से जॉब पर कब कब काम किया और कितने कितने घंटे काम किया। तो वर्कर एक्स की जो डिटेल होगी वो सारे जगह हर जॉब कार्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना? समझा? तो एक वर्कर की हमें अगर पूरी डिटेल पता करनी हो तो हमें सारे जॉब कार्ड चेक करने पड़ेंगे। इस टाइम कार्ड में सेपरेट कार्ड इज इशूड टू ईच वर्कर। टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट जॉब इंक्लूडिंग आइडल टाइम बाय द वर्कर इज रिकॉर्डेड इन द। इसमें केवल वर्कर, एक पर्टिकुलर वर्कर की डिटेल होती है कि इस पर्टिकुलर वर्कर ने किस दिन किस जॉब पर कितने घंटे काम किया। ठीक है, ये होता है टाइम कार्ड। फैक्टर्स फॉर कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमें सबसे पहले तो मैन पावर रिक्वायरमेंट को पूरी अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वर्कर अपॉइंट कर दिए तो एक्स्ट्रा वेजेज आपको पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने रिक्वायरमेंट से कम वर्कर को अगर अपॉइंट किया, रिक्रूट किया, तो आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग रखना है, टाइम बुकिंग रखना है, और दोनों को टाइम टाइम पे कंपेयर करते रहना जिससे कि पता चल सके कितना आइडल टाइम है, ज़्यादा है, कम है,
ये सब कुछ पता चल जाता है अगर आपने टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग दोनों का सिस्टम मेंटेन किया है तो, और उन दोनों को कंपेयर किया है तो। टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने के काम आता है। स्टैंडर्ड टाइम, टाइम स्टडी में एक वर्कर एक जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा उसको कैलकुलेट किया जाता है। और मोशन स्टडी में एक वर्कर काम करते समय क्या क्या मूवमेंट करता है, उसके कौन कौन से मूवमेंट ठीक है और उसके कौन कौन से मूवमेंट बेकार है। जो भी उसके बेकार मूवमेंट है उसको हटाओ जिससे कि उसको काम करने में कम से कम टाइम लगे। ये होता है टाइम एंड मोशन स्टडी में। कंट्रोल ओवर आइडल एंड ओवर टाइम, आइडल टाइम पे कंट्रोल करो, ओवर टाइम पे कंट्रोल करो जिससे कि लेबर कॉस्ट पे कंट्रोल हो सके। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर टर्नओवर पे कंट्रोल करो। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है कि जब हम किसी वर्कर को रिक्रूट करते हैं तो जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कर को रिक्रूट करना चाहिए। हमें वर्कर को रिक्रूट करने से पहले जॉब को इवैल्यूएट करना चाहिए। जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, मुझे उसके लिए अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। अब अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो ऐसा नहीं मैं किसी भी अकाउंटेंट को अपॉइंट कर दूं। सबसे पहले तो मैं ये चेक करूं कि मेरे पास जो अकाउंटिंग का काम है उसमें किस टाइप के अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए। क्या उसको जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए, क्या उसको इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्या उसको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्या उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। और जब मुझे पता चल जाए कि मेरे पास जो काम है अकाउंटिंग का उसके लिए इस टाइप के वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, इस टाइप के अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद मैं उसी टाइप का अकाउंटेंट रिक्रूट करूं। तो किसी भी वर्कर को रखने से पहले आप जॉब को इवैल्यूएट करो कि आपका जॉब कैसा है, किस टाइप का जॉब है। उसके बाद ही आप उसी टाइप, जैसा जिस टाइप का जॉब है उसी टाइप के हिसाब से आप वर्कर को अपॉइंट करो जिससे कि वो वर्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके, राइट। तो फैक्टर्स फॉर कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, ये सारे फैक्टर हम काम में ले सकते हैं लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। डिपार्टमेंट फॉर अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट की अकाउंटिंग और कंट्रोल करने के लिए फैक्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, ये क्वेश्चन भी थियोरी में बहुत बार आ चुका है। पर्सनल डिपार्टमेंट, इसका काम है रिक्रूटमेंट करना, प्रमोशन करना, ट्रांसफर करना, वर्कर का प्रमोशन करना, वर्कर का ट्रांसफर करना एक जॉब से दूसरी जॉब, रिक्रूट करना, ये सारे पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग इसका काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना, टाइम का रिकॉर्ड मेंटेन करना, वर्कर कब आया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, कौन कौन से जॉब पे उसने कितना काम किया, ये काम होता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है लेबर की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, लेबर की कॉस्ट को अलग अलग जॉब पे चार्ज करना, आइडल टाइम नॉर्मल कैलकुलेट करना, एबनॉर्मल कैलकुलेट करना, उसको P&L में चार्ज करना, उसको जॉब पे चार्ज करना, ये सारा काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। पेरोल का डिपार्टमेंट का काम है पेरोल बनाना, किस वर्कर की कितनी वेजेज है उसको कैलकुलेट करना। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है किस काम को कैसे करना है, वर्कर को ट्रेनिंग देना, टेक्निकल एस्पेक्ट देखना, ये सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। पेरोल प्रोसीजर, अटेंडेंस एंड टाइम डिटेल। पेरोल प्रोसीजर, पेरोल बनाया जाता है, वर्कर का पेमेंट कितना है इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो अटेंडेंस एंड टाइम डिटेल कैलकुलेट की जाती है, किस वर्कर ने कब काम किया, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, इसकी डिटेल सबसे पहले कैलकुलेट की जाती है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर डिटेल, कौन कौन से एम्प्लॉयज है, किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज है उसकी लिस्ट निकाली जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ वेजेज एंड अदर इंसेंटिव, हर वर्कर की वेजेज कितनी, उसकी बेसिक, उसके अलाउंसेस, उसके इंसेंटिव, उसके जिस सिस्टम के हिसाब से हमने उसको रखा है उस सिस्टम के हिसाब से उसकी वेजेज को कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद में है उस वर्कर को पेमेंट करना, पेमेंट टू द एम्प्लॉय, डिपॉजिट ऑफ ऑल स्टेचुरी लाइबिलिटीज, और जो भी स्टेचुरी लाइबिलिटीज है जैसे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और भी किसी टाइप का कोई टैक्स होता है या स्टेचुरी पेमेंट होता है, वो सारे स्टेचुरी पेमेंट को डिपॉजिट करना, ये होता है पेरोल प्रोसीजर में। डिडक्शन फॉर वेजेज, वेजेज में से क्या क्या डिडक्ट करते हैं, स्टेचुरी डिडक्शन, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से बहुत सारे पेमेंट लेस होते हैं, उसके बाद आपको नेट अमाउंट मिलता है। तो आपकी सैलरी और वेजेज में से क्या क्या कम होता है, प्रोविडेंट फंड,
ESI, TDS और प्रोफेशनल टैक्स, ये कम हो सकता है, ये स्टेचुरी पेमेंट है। और अदर में जैसे आपने कोई लोन लिया है, अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, तो उस लोन की इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होगी। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, आपने अपने मन से, एम्प्लॉय ने अपने मन से अपने प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन किया। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी बेनेवोलेंट फंड, अगर कोई भी वेलफेयर फंड, किसी और के वेलफेयर के लिए अगर कोई फंड बना हुआ है और एम्प्लॉय ने उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो वो भी उसमें से माइनस होके, ये जो आपकी टोटल वेजेज होती है, टोटल वेजेज, इसमें से ये माइनस होता है, स्टेचुरी डिडक्शन, अदर डिडक्शन माइनस होता है, और फिर जो नेट अमाउंट बचता है वो वर्कर को पे हो जाता है, पेमेंट टू वर्कर। करेक्ट। रीजन फॉर इंसेंटिव टू इनडायरेक्ट वर्कर्स, डायरेक्ट वर्कर्स को तो इंसेंटिव इसलिए देते हैं जिससे कि वो वर्कर प्रोडक्शन फास्ट करे, मगर हमें इनडायरेक्ट वर्कर्स को भी इंसेंटिव देना पड़ता है। फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, फॉरमैन है, मशीन की रिपेयर करने वाला है, इन सबको भी हमें इंसेंटिव देना चाहिए। क्यों देना चाहिए इनको इंसेंटिव? मेंटेन टीम स्पिरिट। जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं उनको तो इंसेंटिव मिलना चाहिए, मगर उनका जो कोच है उनको भी तो मिलना चाहिए, तभी तो टीम स्पिरिट रहेगी। अगर आपने सुपरवाइजर को इंसेंटिव नहीं दिया, जो मशीन की रिपेयर करने वाला है उसको अगर आपने इंसेंटिव नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट वाली बात क्रिएट नहीं होगी। तो आपको वर्कर को अगर इंसेंटिव देना है तो सुपरवाइजर को भी इंसेंटिव देना चाहिए, आपको मशीन की रिपेयर करने वाले को भी इंसेंटिव देना चाहिए, जिससे टीम स्पिरिट बनी रहे। इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर इनडायरेक्ट वर्कर्स की एफिशिएंसी डाउन होगी तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट डायरेक्ट वर्कर्स की एफिशिएंसी पे भी पड़ेगा। डायरेक्ट वर्कर्स डिपेंडेंसी ऑन इनडायरेक्ट वर्कर्स, बहुत सारे काम ऐसे जैसे मशीन की रिपेयर, अगर मशीन की रिपेयर करने वाले ने मशीन की रिपेयर सही तरीके से नहीं की तो हो सकता है मशीन बीच में ही रुक जाए। तो डायरेक्ट वर्कर्स भले ही कितना ही एफिशिएंट होगा, मगर अगर मशीन ही खराब हो गई या मशीन बार बार टाइम से खराब हो रही है तो उसकी एफिशिएंसी पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इनडायरेक्ट वर्कर्स को भी हमें इंसेंटिव देना चाहिए। एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर, वर्कर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करना होता है, फिर एक्चुअल टाइम को कैलकुलेट करना होता है, और फिर हमें एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना होता है। मैंने आपको बताया एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड होगा, हमें एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड होगा, और फिर हम उसके बाद एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है थियोरी का, और वो है आइडल टाइम। आइडल टाइम का हम प्रैक्टिकल तो पढ़ ही चुके हैं। आइडल टाइम का थियोरी मीनिंग द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज द वर्कर इज रिमेन आइडल बट इज पेड। ऐसा टाइम जब वर्कर खाली बैठा है बट उस टाइम का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस टाइम का हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं आइडल टाइम। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम पेड एंड टाइम वर्कड। टाइम पेड और टाइम वर्कड, हमने 50 घंटे का पेमेंट किया और वर्कर 40 घंटे ही काम कर रहा है, तो जो 10 घंटे का पेमेंट है इसको हम कहते हैं आइडल टाइम का पेमेंट, और ये जो 10 घंटे है इसको हम कहते हैं आइडल टाइम। टाइप एंड कॉजेज, नॉर्मल आइडल टाइम, इट इज द टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। नॉर्मल आइडल टाइम जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, और रिड्यूस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, फैक्ट्री गेट से उसने एंट्री की और अपने काम तक पहुंचा, वो जो टाइम खराब होता है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, सेटअप टाइम, नॉर्मल रेस्ट टाइम, ब्रेक टाइम, लंच टाइम, ये सारे जो भी है नॉर्मल आइडल टाइम है, होंगे ही होंगे, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। एबनॉर्मल आइडल टाइम, आइडल टाइम अबोव नॉर्मल टाइम इज कॉल्ड एबनॉर्मल आइडल टाइम। फॉर एग्जाम्पल टाइम लॉस्ट ड्यू टू पावर फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन, स्ट्राइक, लॉकआउट, फायर। आप सिंपल इसको ये कह सकते हो कि जो नॉर्मल आइडल टाइम से अबोव आइडल टाइम है हम उसको कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने इसके बारे में कुछ सोच रखा हो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे मशीन ब्रेकडाउन, अगर आपने मशीन की प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर रखी है तो हो सकता है आप मशीन ब्रेकडाउन को रोक सकते हो, मगर आप नॉर्मल आइडल टाइम को, जैसे लंच टाइम है, आप उसको रोक नहीं सकते, होगा ही होगा, देना ही पड़ेगा आपको लंच टाइम।
तो नॉर्मल आइडल टाइम जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एबनॉर्मल आइडल टाइम जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो या खत्म कर सकते हो, उसको हम एबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम जिसमें हमने टाइम ऐसे लिए जैसे टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क, मतलब ये नेचुरल है, आपको देना ही देना, ये टाइम खराब होगा ही होगा। मगर एबनॉर्मल आइडल टाइम ऐसे हैं जो जैसे पावर फेलियर है, जैसे मशीन ब्रेकडाउन है, स्ट्राइक के कारण टाइम खराब हो गया, लॉकआउट, फायर, ये सारे जो टाइम खराब हो रहे हैं, इट इज़ एबनॉर्मल आइडल टाइम, जिसके बारे में हमने पहले से नहीं सोच रखा था, राइट। तो ये सारे थियोरी के पॉइंट है, बहुत सारी थियोरी है इस चैप्टर में लेबर के अंदर, और प्रैक्टिकल पॉइंट हमने जो डिस्कस किए वो टोटल 5 पॉइंट डिस्कस किए। लेबर टर्नओवर, मेथड ऑफ वेजेज पेमेंट, आइडल टाइम, ओवर टाइम, और टोटल वेजेज में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन हमने आज रिवाइज की। तो ये रिवीजन क्लास और थियोरी की क्लास हम यहीं पर दी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।